हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है नव्य एजुकेशन हब पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम है अनुराग कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनके अंदर क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनमें क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर लास्ट टॉपिक में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओस्मोसिस। व्हाट इज ओस्मोसिस? ओस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है इन नेचर में। ठीक है, अब इसी सेल मेम्ब्रेन में से मूवमेंट हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें वाटर की भी मूवमेंट हो सकती है और ऑक्सीजन की मूवमेंट भी हो सकती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये इमेज दिखाई दे रही है और आपको इसमें यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन है। तो जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दी सिलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है या वाटर है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। तो आप देख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। है ना, कोई भी सब्सटेंस जो मूव कर रहा है आउटसाइड टू इनसाइड थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, वो डिपेंड करता है कि सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजोल्व है। ठीक है, सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजोल्व है। ओस्मोसिस इज पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium reach। क्या बोला है इन तीनों ही पॉइंट में? एक बार हम फिर से ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। और इसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल कब तक मूव करेंगे? जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, दोनों साइड जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती, तब तक जो है वाटर के पार्टिकल्स या ऑक्सीजन के पार्टिकल्स क्या होते रहेंगे? डिफ्यूज होते रहेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस क्या रोल प्ले करता है अब हम वो पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया, ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है, ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस से करती है? ओस्मोसिस से करती है। ठीक है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और बाहर एनवायरनमेंट में बात करें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है। तो जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। और ठीक, और जो प्लांट सेल हैं, ठीक है, प्लांट सेल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट करती है। तो जो रूट है सोयल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, वो किस प्रोसेस से करती हैं? ओस्मोसिस से करती हैं। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओस्मोसिस। डिफ्यूजन
इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन लाइफ ऑफ सेल। ठीक है। इन एडिशन टू दिस सेल एल्सो कंटेन ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट एनवायरमेंट। ठीक है, एक तो डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है और एनवायरमेंट से क्या गेन करता है, न्यूट्रिशन भी गेन करता है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enable cell to engulf in food and other material from its external environment. Such process are known as endocytosis. ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की वो हेल्प करती है किसी भी पार्टिकल्स को एनगल्फ करने में, ठीक है, ईट करने में एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस किस में पाई जाती है, एमीबा में। एमीबा जो है एक्वायर करता है इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ी ऑस्मोसिस की। एक बार फिर से समझेंगे कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे एमीबा हो गया, ये पैरामीशियम हो गया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज करती है, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड। एमीबा के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम है और आउटर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है आउटसाइड टू इनसाइड। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट हैं वो सोइल में प्रेजेंट है, ठीक है, और जैसे ही हम सोइल में वाटर डालते हैं, ठीक है, तो सोइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्लांट्स की रूट में वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो जो वाटर है वो मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम सोइल टू रूट। तो जो प्लांट हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ओस्मोसिस की प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। और एक तो हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो सोइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ओस्मोसिस की प्रोसेस से, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में भी जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो हेल्प करती है किसी भी फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने में आउटर एनवायरनमेंट से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये प्रोसेस किस में पाई जाती है, एमीबा में, ठीक है। एमीबा जो एक्वायर करता है फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अगर हम क्या करें, इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हमारे लंग्स की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। अब एल्वियोलाई की सरफेस को अगर हम सेपरेट कर दें तो उसकी सरफेस कितनी होती है, 80 मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और एंड हाउ मच डू यू थिंक अब द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो एल्वियोलाई है उसका सरफेस एरिया कितना है, 80 मीटर स्क्वायर है। और जो हमारे पूरी बॉडी है उसके सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पूरी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, 1.9 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 1.9 मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू एल्वियोलाई, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो मूव कर रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वियोलाई टू ब्लड हो रहा है, ठीक है। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर एक्सचेंज टू टेक प्लेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कम है, कितना है, 1.9 मीटर स्क्वायर है, जबकि जो एल्वियोलाई है उसका सरफेस एरिया कितना है, 80 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 ईयर फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टॉय फ्रॉम आवर लंग। क्या मीनिंग है इस लाइन का, कि अगर डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मूव करे, ठीक है, तो उसको पैर की उंगली से लंग्स तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे, 3 साल, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने अभी अमीबा की बात करी थी, है ना, कि अमीबा जो है सिंगल सेल है,
तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में बात करें, हमारी बॉडी में जो डिफ्यूजन हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई टू ब्लड हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई टू ब्लड। या अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ हो रहा है? स्टोमेटा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्टोमेटा में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपके लिए रिपीट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, कि जो हमारी पूरी बॉडी का सरफेस एरिया है वो कितना है? 1.9 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो एल्वियोलाई है उसका सरफेस एरिया कितना है? 80 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना है? 80 मीटर स्क्वायर। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो बहुत ही ईजिली हो जाती है, क्योंकि उनमें सिर्फ सिंगल सेल है। बट जो ह्यूमंस हैं और प्लांट्स हैं, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो आउटर सेल की लेयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो इजिली डिफ्यूज हो जाती है। बट क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ठीक है। एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। तो अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मूव करती है, ठीक है, टोए से लंग्स तक, तो उसको 3 साल लग जाएंगे। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है? लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और लंग्स में जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? एल्वियोलाई है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो नोज से एंटर करती है लंग्स में, और लंग्स से जाती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई टू जाती है ब्लड, ठीक है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आर यू नॉट ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रिसीव करता है। अब एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है? 4। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। और आपको यहाँ पे जो ये तीनों सेल दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये तीनों सेल हमने कौन से सेल लिए हैं? प्लांट सेल लिए हैं, ठीक है। कौन से सेल लिए हैं? प्लांट सेल। अब हम पहले हम समझेंगे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है। तो जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, प्लांट सेल को कौन से सोल्यूशन में रखेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। अब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें हमने 100 ग्राम वाटर लिया। कितना लिया? एक बीकर लिया और उसमें हमने 100 ग्राम वाटर लिया। अब 100 ग्राम वाटर में हमने जो 90 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में हमने 90 ग्राम जो है सोल्ट ऐड कर दिया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो एक बीकर है उसमें हमने 100 ग्राम वाटर लिया और 100 ग्राम वाटर में हमने 90 ग्राम साल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, या शुगर ऐड कर दिया। तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और जब हम इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने प्लांट सेल को डाला, ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो जो वाटर है वो मूव करेगा आउटसाइड टू इनसाइड टू आउटसाइड। तो जो वाटर है वो मूव करेगा इनसाइड टू आउटसाइड। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सेल है वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? श्रिंक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपर है उसका मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। अब यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज, ठीक है। जब प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो जो प्लांट सेल है वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज बोलते हैं, ठीक है। फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो सेम है। आइसोटोनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम है प्लांट सेल की, ठीक है। तो इसमें जितना वाटर इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहा है उतना ही वाटर आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर रहा है,
ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को डालेंगे तो जितना वाटर इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहा है उतना ही वाटर इन आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो हम प्लांट सेल को डालेंगे तो ना तो इसमें सेल का साइज इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप आइसो से याद रख सकते हैं। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, ठीक है। और इसमें हम सेल को क्या बोलेंगे, फ्लेसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लेसिड, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने 100 ग्राम, एक बीकर में हमने 100 ग्राम वाटर लिया। अब 100 ग्राम में हमने 40 ग्राम तो क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जब हम इसमें प्लांट सेल को डालेंगे, ठीक है, तो जो वाटर है वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जिसकी वजह से ये प्लांट सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अब ये स्वेल हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्जिड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हाइपर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और श्रिंक सेल को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल बोलते हैं, ठीक है। और आइसो मीन्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसमें जितना वाटर आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर रहा है उतना ही वाटर इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहा है। तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन प्लांट सेल में क्या रहती है, सेम रहती है, ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्लेसिड बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को डालेंगे, ठीक है, तो हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, तो जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा सेल जिसके अंदर वाटर क्या मूव कर रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, और सेल का साइज क्या हो गया, स्वेल हो गया, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें, जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो किसकी कंपोज होती है, सेलुलोज की कंपोज होती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो सेलुलोज है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। और जैसा कि हमने अभी लास्ट स्क्रीन में पढ़ा था कि व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंसंट्रेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, कि जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो सेल का साइज क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखने हैं, हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो सेल का साइज क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, ठीक है। तो वही बात है कि जो प्लांट सेल है या फंगल सेल है या बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, अगर हम इन तीनों सेल की बात करें, प्लांट सेल की, फंगल सेल की और बैक्टीरियल सेल की, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब हम इन तीनों ही सेल को या इन तीनों में से किसी भी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा। अब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बट जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं, क्योंकि फटने से सेल को कौन प्रिवेंट कर रहा है, सेल वॉल प्रिवेंट कर रही है। हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, और जो सेल वॉल होती है वो शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और सेल वॉल जो होती है प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल जो होती है प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। सेल वॉल जो होती है प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, फटने से भी बचाती है और चिपकने से भी बचाती है।
अब हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, या 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है। डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो R.H. विटेकर ने दी थी, कौन से ईयर में, 1969 में, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन को हम 5 किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 किंगडम है, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वो 5 किंगडम कौन से हैं, सबसे पहले हो गया मोनिरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, देन फंजाई, उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अगर हम बात करें मोनिरा की, तो जो मोनिरा में कौन कैसे सेल पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मोनिरा में कैसे पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और जो बाकी किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, क्या है, यूकैरियोटिक हैं, और क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछें कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कौन है, मोनिरा, और अगर आपसे ये पूछें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन है, प्रोटिस्टा, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन है, प्रोटिस्टा, और बाकी सभी क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो मोनिरा में, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। मोनिरा में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोट में सभी में न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम सेल वॉल की बात करें 5 किंगडम में, ठीक है, तो जो मोनिरा में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और अगर हम प्रोटिस्टा में बात करें तो इन सम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सब में सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। और अगर हम फंजाई में बात करें तो फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन। और अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और एनिमल में सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक बार रिपीट करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको कई चीज़ें क्लियर हुई हैं और ये कंपिटिटिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कंपिटिटिव में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस साइंटिस्ट ने दी, R.H. विटेकर ने, कौन से ईयर में, 1969 में। फिर वो 5 किंगडम कौन से हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, मोनिरा, क्या बोलोगे, मोनिरा। और अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, वैसे तो जो यूकैरियोट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जो यूकैरियोट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट अगर आपसे पूछा जाए यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। फिर अगर न्यूक्लियस की बात करें, है ना, तो मोनिरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, या प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर आपको सेल वॉल याद रखनी है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि जो बैक्टीरियल सेल हैं या फंगल सेल हैं, ठीक है, या प्लांट सेल है, उनमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो फंजाई है उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रीमिटिव, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रीमिटिव या बिफोर, ठीक है। और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ पे पहले आए थे, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ पे क्या है, पहले आए थे, और प्रोकैरियोट से ही कौन डेवलप हुए हैं, यूकैरियोट डेवलप हुए हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट हैं ये यूनिसेलुलर हैं, और जो यूकैरियोट हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। जो प्रोकैरियोट हैं ये यूनिसेलुलर हैं, और जो यूकैरियोट हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रीमिटिव, या हम क्या बोल सकते हैं, बिफोर। और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। इसी तरह हमने पढ़ा यू मीन्स क्या होता है, ट्रू,
और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। और अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जनरली क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं इन साइज में, और जो यूकैरियोट है ये जनरली क्या होते हैं, लार्जर होते हैं इन साइज में। ठीक है, फिर अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होती है, अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं, मीन्स प्रोकैरियोट में जो ऑर्गेनेली पाई जाती हैं उनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। यूकैरियोट में जितनी भी ऑर्गेनेली पाई जाती है उनके अराउंड क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, और प्रोकैरियोट में जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, और यूकैरियोट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। तो आप इस डिफरेंस को बहुत ही अच्छे वे से कर लें। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, है ना, कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो सेल देखा था वो सेल कैसा था, डेड सेल था। फिर लाइव सेल फर्स्ट टाइम किसने देखा था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आप स्क्रीन पे ये साइंटिस्ट की इमेज देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट कौन सा है, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब करी, 1831 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल की करी थी 1665 में। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी है, न्यूक्लियस की करी है 1831 में। ठीक है, कई बार कुछ स्टूडेंट जो हैं ये कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखो न्यूक्लियस में स्टार्टिंग में एन आ रहा है और रॉबर्ट ब्राउन में लास्ट में एन आ रहा है, तो इससे आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब आप स्क्रीन पे ये इमेज देख रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में देखो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर क्या फंक्शन है इस न्यूक्लियर पोर का, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो आरएनए बनता है या प्रोटीन बनता है वो न्यूक्लियर पोर के जरिए ही, है ना, इनसाइड टू आउटसाइड मूव करता है, या जो मटेरियल आउटसाइड टू इनसाइड वो कहाँ से आता है, न्यूक्लियर पोर से आता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो सेल है, सेल के अंदर तो क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के में ये आपको सर्कल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर, है ना, थ्रेड की फॉर्म में होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करता है तो यही क्रोमेटिन हार्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। ठीक है, कि जब सेल के अंदर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और जब यही सेल डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, है ना, तो डिवीजन के टाइम जो ये क्रोमेटिन है ये हार्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और उस हार्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप दिखा रखा है, मीन्स न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिखा रखी हैं। और अभी आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें भी यही है, और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और
बीच बीच में स्पेस है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर पोर से ही जो मटेरियल है वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करता है और आउटसाइड टू इनसाइड। अब अगर आपसे ये पूछें कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री से कौन सी मेम्ब्रेन, कौन सी ऑर्गेनेली कंटिन्यू होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री से कौन सी ऑर्गेनेली कंटिन्यू होती है, तो उस ऑर्गेनेली को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम ये समझेंगे आगे डिटेल में, पहले हम न्यूक्लियस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि एक तो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं और जीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए पे जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है, तो सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। और जब सेल डिवाइड करता है या एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है, तो जो सेल है, सेल का जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है डिवीजन के टाइम में। नेक्स्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ठीक है, जो सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली हैं, ठीक है, और जो सभी हैं वो अपीयरेंस में सेम होती हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनेली को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनेली को क्या किया, स्टेन किया, ठीक है, डाई किया, ताकि हम डिफरेंट ऑर्गेनेली को डिफ्रेंशिएट कर सकें, है ना, और उनके फंक्शन की स्टडी कर सकें। तो साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को जिन डाई से स्टेन किया, है ना, वो हम कौन कौन सी स्टेन यूज कर सकते हैं, एक तो आयोडीन सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए सैफरनिन सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हम क्या यूज कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आयोडीन सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, सैफरनिन सोल्यूशन यूज कर सकते हैं और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर कवरिंग है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड डबल लेयर है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर होते हैं, ठीक है, जो अलो करते हैं, विच अलो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, दैट इज टू साइटोप्लाज्म। अभी आपको बताया था, है ना, कि जो न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, वो हेल्प करता है मटेरियल के ट्रांसफर में, इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। ये सारी बातें मैं आपको डायग्राम में पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियस। ठीक है, तो द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, कि जो न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है, वैसे तो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करता है तो वही जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में अपीयर होता है, और उस हार्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, और जो मटेरियल वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जो डीएनए है ये ब्लूप्रिंट है एवरी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जो डीएनए है वो ब्लूप्रिंट है एवरी ऑर्गेनिज्म का, और जो डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है,
ठीक है, और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। बट जो डीएनए है, अगर हम बात करें मोस्टली यूकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। नेक्स्ट, हाँ, तो ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और नीट में भी स्पेशली मैंने देखी है, ठीक है, कि जो क्रोमोसोम है अ, किसके बने होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए, प्रोटीन एंड कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डीएनए मोलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल, ठीक है, कि जो पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, डीएनए। और जो डीएनए है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है एवरी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना, जो हाइट है, कलर है, स्किन है, ठीक है, या कोई भी बॉडी पार्ट है वो कैसे डेवलप होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में है, डीएनए में है। इसीलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। डीएनए भी बोलते हैं और जीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए पे जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, या हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ यूनिट। इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, ठीक है। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, ठीक है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हमने अभी पढ़ा था कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, है ना, जैसे न्यूक्लियस होगी, साइटोप्लाज्म होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, गोल्गी एपरेटस होगी, वैक्यूल होगी, डिफरेंट ऑर्गेनेली हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनेली को हम डिफरेंट स्टेन से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम स्टेन किससे करते हैं, या तो आयोडीन सोल्यूशन से करते हैं, ठीक है, या मिथाइलिन ब्लू से करते हैं, या सेफ्रोनिन सोल्यूशन से करते हैं, ठीक है। बट जो साइटोप्लाज्म है ना, इस पे जो स्टेन है वो कम ही आता है, ठीक है। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है, ये जेली लाइक मटेरियल है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ही स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेली हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली है, ठीक है, वो किससे सराउंडेड होती है, मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। अब जो ऑर्गेनेली है, ठीक है, अगर उसके अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन है तो उसे हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बोलेंगे, ठीक है। और अगर उसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ऑर्गेनेली में तो हम क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये करने वाले हैं कि जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है उनको हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बोलते हैं, जिनमें दो मेम्ब्रेन है उनको हम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बोलते हैं, और जिनमें कोई भी ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती उनको हम क्या बोलते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वायरस हैं, ठीक है, जो वायरस उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी एंड यूजेस इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। जो वायरस हैं ये नॉन लिविंग है, ठीक है, और वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। इसीलिए आपने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वायरस का कोई नेम नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, और जब तक ये एनवायरनमेंट में है तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं, और इन्हें अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, लिविंग बॉडी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए ये प्लांट सेल पे या एनिमल सेल में अटैक करते हैं, ठीक है, और प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अटैक करके उसके जो डीएनए को अपने डीएनए से रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरह से ये पूरी सेल की मशीनरी पे क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। फिर उस सेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको यूज करते हैं अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म है इट्स टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है,
ठीक है, वो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है और जेली लाइक मटेरियल है इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, लाइक न्यूक्लियस होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, वैक्यूल होगी, गोल्गी एपरेटस होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ठीक है। और हमने पढ़ा कि जो वायरस है, ठीक है, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट, और जो ईच एंड एवरी सेल है उसके अराउंड क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो उसको सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी और इंटरनल एनवायरनमेंट से ही। सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से, या इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या मीनिंग है इस लाइन का, कि जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल हैं, ठीक है, वो किस में पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्म है उसमें लॉट ऑफ एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, ठीक है। तो जो सेल है, ठीक है, इसीलिए सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सेपरेट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सेपरेट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और इसको सेपरेट करने में कौन हेल्प कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है वो कौन कौन सी है, एक तो होगी वैक्यूल, लाइसोसोम, ठीक है, और लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। देन है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस को हम क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस को पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है ग्लायोक्सिसोम, परोक्सिसोम और स्फेइरोसोम, ठीक है। तो ये सभी ऑर्गेनेली जो मैंने अभी बोली हैं, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, ग्लायोक्सिसोम, परोक्सिसोम और स्फेइरोसोम, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन कौन सी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ध्यान रखें ये डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस में भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, प्लास्टिड में भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली विदाउट मेम्ब्रेन, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो राइबोसोम, राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। और राइबोसोम के अलावा क्या है, साइटोस्केलेटन, क्या है, साइटोस्केलेटन। तो राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये दोनों ही ऑर्गेनेली, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन, ठीक है, इनमें जो विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं, ये इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये जो दोनों ही ऑर्गेनेली हैं, ठीक है, ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होती हैं और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती या विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, कौन सी होती हैं, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। और ये दोनों ही ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट में भी पाई जाती हैं और यूकैरियोट में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एक बार हम इसको डायग्राम से समझेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये सब डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये जो आपको सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। और ये जो थ्रेड फॉर्म स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है। और न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री से जो ऑर्गेनेली कंटिन्यू हो रही है, इस ऑर्गेनेली को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो रेड कलर के सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं वो अब्सेंट हैं। अब इसमें अब्सेंट है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें ये रेड कलर के सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड की और फैट की। ठीक है, आपको ये जरूर पूछा जाता है, आप ध्यान रखें कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फॉर्मेशन करता है लिपिड की और फैट की। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फॉर्मेशन करता है प्रोटीन की। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उस प्रोटीन की पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। इसीलिए हम गोल्गी एपरेटस को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ द सेल। ठीक है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है उसकी पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। ठीक है, और जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। अब हम ये देख रहे हैं एक बारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमने डायग्राम से समझ लिया, अब हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। ठीक है, इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल और राउंड और ओब्लोंग वैग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब का या शीट का। ठीक है, और जो ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब हैं या शीट हैं, ठीक है, ये लॉन्ग होती हैं और ट्यूबल की फॉर्म में होती हैं और राउंड भी हो सकती हैं। ठीक है, या ओब्लोंग बैग्स भी हो सकती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है और अकॉर्डिंग टू नीड ये जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस में भी ट्रांसपोर्ट होता है और साइटोप्लाज्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल जो इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और फैट की फॉर्मेशन करता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और फैट की फॉर्मेशन करता है। तो जो कुछ लिपिड और फैट है वो किस में यूज़ होता है, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो जो प्रोसेस है सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। क्या बताया मैंने कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और फैट की फॉर्मेशन करता है और कुछ जो लिपिड और फैट है वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी यूज होता है। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, और कुछ लिपिड और जो फैट है, ठीक है, वो किसकी फॉर्मेशन में यूज होता है, एंजाइम एंड हार्मोन। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन बताया हुआ है। वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है और उस प्रोटीन का क्या होता है, डिलीवर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस में भी होता है। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also function as cytoplasmic framework providing a surface
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है मैनी पॉइजन्स को एंड ड्रग को, ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग मीनिंग क्या होता है कि ये रिमूव करता है टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी से कौन रिमूव करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमने पढ़ लिया था, बट फिर भी आप एक बार समझ लें, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री है वो किस में कंटिन्यू हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। जो न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री है वो कंटिन्यू हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और फैट की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो लिपिड और फैट की फॉर्मेशन कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड और फैट की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन की भी सिंथेसिस होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और कुछ लिपिड और फैट जो है वो हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को और ड्रग को। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है, उस प्रोटीन की पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। और लाइसोसोम की भी फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। गोल्गी एपरेटस के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया, कैमिलियो गोल्गी ने, ठीक है। और जो गोल्गी एपरेटस है ये कंसिस्ट होता है ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैटन सैक भी बोलते हैं। और ये अरेंज होते हैं अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्गी एपरेटस में क्या पाई जाती हैं, सिस्टर्नी पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दो टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ पे फंक्शन बता रखा है गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। किसकी फॉर्म में करता है, वेसिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, ठीक है। और सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन भी करता है, कौन करता है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम की भी फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। और लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ द सेल, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, है ना। जो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। और आपको ध्यान रखना है कि गोल्गी एपरेटस में क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, सिस्टर्नी। तो आप ये इमेज देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये पैरेलली अरेंज हैं, क्या है, पैरेलली अरेंज हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और यहाँ पे आपको दो फेस दिखाई दे रहे हैं, एक तो सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है, क्या है, सिस फेस और ट्रांस फेस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, और वो प्रोटीन कौन से फेज से एंटर करेगा, सिस फेज से एंटर करता है, ठीक है। सिस फेज से एंटर करेगा और कौन से फेज से निकलेगा, ट्रांस फेज से। सिस फेज से एंटर करता है और ट्रांस फेज से बाहर निकलता है। तो ट्रांस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेच्योर फेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेच्योर फेज। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो जो प्रोटीन है कौन से फेज से एंटर करता है, सिस फेज से, ठीक है, और निकलता किस फेज से, ट्रांस फेज से, ठीक है। और जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी ये किस में पाई जाती हैं, ये गोल्गी एपरेटस में पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं, गोल्गी एपरेटस में। नेक्स्ट है लाइसोसोम। और जैसा कि आपको बताया लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जो लाइसोसोम है इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और
जो लाइसोसोम है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं इसकी फॉर्मेशन कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। और जो लाइसोसोम है आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। अगर हम सेल के डिस्पोजल सिस्टम की बात करें तो सेल का जो डिस्पोजल सिस्टम है वो कौन है? लाइसोसोम है, ठीक है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनली। तो सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है या फॉरेन मटेरियल है या कोई भी वेस्ट है तो उसको क्लीन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एस बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनली एंड एंड अप इन द लाइसोसोम, ठीक है, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वन। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल है, चाहे वो बैक्टीरिया है, फूड है या ओल्ड ऑर्गेनली है, ठीक है, तो वो किसके अंदर सुसाइड करेगा? लाइसोसोम के अंदर सुसाइड करेगा। और लाइसोसोम क्या करेगा? उसको ब्रेक करके और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? ब्रेकिंग डाउन करते हैं ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है। तो और हम आप जो इस स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये इमेज किसकी है? लाइसोसोम की है। और जो लाइसोसोम है, ठीक है, इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, ठीक है। और जो लाइसोसोम है इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो एंजाइम कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, for example, the cell get damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell। इस लाइन में क्या बोल रहे हैं कि अगर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, या सेल जो है डैमेज होता है, तो जो लाइसोसोम है वो बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, और जो लाइसोसोम है, ठीक है, वो सेल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सेल के लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, और वो कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, ठीक है। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जैसे कि आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है और वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, ठीक है। किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या प्रोड्यूस करती है? एटीपी प्रोड्यूस करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द एनर्जी रिक्वायर फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है, ठीक है। कहाँ से आती है? एटीपी से। या हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, तो हम फूड किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं, ठीक है। और हम जो फूड खाते हैं उससे अल्टीमेटली क्या बनती है? एटीपी बनती है। और वो एटीपी कहाँ बनती है? सेल में बनती है। और सेल के अंदर भी अगर हम बात करें तो एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्ट्रेंज ऑर्गेनली है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रेंज ऑर्गेनली क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनली है जिसके पास खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है,
कैसा डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए। और जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, ये अपने प्रोटीन खुद ही बनाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का 70s राइबोसोम है और सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे ये इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मीन्स जो मटेरियल है वो मूव कर सकता है आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, और जो डीपली फोल्डेड होती है और किसकी फॉर्मेशन करती है? क्रिस्टेई की फॉर्मेशन करती है। किसकी? क्रिस्टेई की। ठीक है, और जो एक क्रिस्टेई है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि जो क्रिस्टेई हैं वो किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और जो सिस्टर्नी हैं वो किस में पाए जाते हैं? गोल्गी एपरेटस में पाए जाते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70s राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में भी अगर हम बात करें उसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो दो ऑर्गेनेली हैं जिनके पास खुद का डीएनए भी पाया जाता है और खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है। वो ऑर्गेनेली कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। फिर है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड जो है डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, एमाइलोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये वाइट होते हैं और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इसीलिए हम वाइट और कलरलेस प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर कंटेन कर रहा है, कौन सा कलर? ग्रीन कलर, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो ग्रीन होते हैं कलर में। जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो ग्रीन होती हैं कलर में। ठीक है, इसीलिए जो प्लांट के लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती है कलर में। तो वो ग्रीन किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की। और जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फोटोसिंथेसिस में। किस में? फोटोसिंथेसिस में। जो क्लोरोप्लास्ट है एल्सो कंटेन करता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू द क्लोरोफिल। ठीक है, अगर ग्रीन कलर है तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। ठीक है, और अगर वो क्रोमोप्लास्ट है तो उसमें कौन कौन सा कलर होगा? येलो, ऑरेंज और रेड। अगर प्लांट के लीव्स का जो कलर है वो येलो, ऑरेंज और रेड, तो वो किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और अगर वाइट कलर है या कलरलेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेली in which materials such as starch, oil and protein granule are stored। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल। नेक्स्ट है द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियन in external structure. Like the mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosome। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रेंज ऑर्गेनेली बोलते हैं क्योंकि उसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70s राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, अब ये प्लास्टिड आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिड के फर्दर टाइप होते हैं। ठीक है, इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन सा कलर होगा? येलो, ऑरेंज, रेड। और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है। ठीक है, जो लीव्स का कलर है ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं। और जो एमाइलोप्लास्ट हैं, ठीक है, ये स्टोर करते हैं स्टार्च। और जो इलाइयोप्लास्ट हैं ये क्या स्टोर करते हैं? ऑयल। और जो प्रोटीनोप्लास्ट हैं ये क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन।
फिर ये प्लास्टिड है, ठीक है। और प्लास्टिड में भी अगर हम बात करें तो ये कौन सा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसमें दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसमें जो इस एक सिंगल को हम बोलते हैं ग्रेना, और हम बहुत सारे ग्रेना एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाकोड। और जो थाइलाकोड हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको कौन कनेक्ट करता है, इसको जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपको ग्रे ग्रे कलर दिखाई दे रहा है जितना भी, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अब कॉम्पिटिटिव में दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। आपको ध्यान रखना है कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। और जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है, थाइलाकोड में। कहाँ होती है, थाइलाकोड में, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, एटीपी की और एनएडीपीएच की, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट, वैक्यूल, ठीक है। तो जो वैक्यूल है ये स्टोरेज सैक है, ठीक है। वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है। और जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो स्मॉल सेल होंगे, बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में। और जो वैक्यूल हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ठीक है। और जो वैक्यूल है, ठीक है, ये डिफरेंट रोल प्ले करता है प्लांट सेल में। अगर हम बात करें कि जो प्लांट का जो वेस्ट है वो किस में स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होता है, ठीक है। प्लांट का जो वेस्ट है वो किस में स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होता है, ठीक है। फिर दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। तो वैक्यूल प्लांट के सेल की किस तरह से हेल्प करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन में, है ना, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल में और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। तो ये जो इमेज है ये प्लांट सेल की है, ठीक है। और आप ये येलो कलर की ऑर्गेनेली देख सकते हैं। ये जो येलो कलर की ऑर्गेनेली है ये वैक्यूल है, और जो ये वैक्यूल है ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और प्लांट का जो वेस्ट है वो किस में डिस्पोज होता है, वैक्यूल में डिस्पोज होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल है ये 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और इसी की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड हो जाता है, और जो प्लांट का वेस्ट है वो भी किस में डिस्पोज होता है, वैक्यूल में। नेक्स्ट है सेल डिवीजन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। जिस प्रोसेस में, ठीक है, न्यू सेल्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और जो सेल डिवीजन है इसमें हम मेनली दो तरह की डिवीजन पढ़ते हैं, एक तो होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है इसमें जो ग्रोथ होती है, ठीक है, तो जो ग्रोथ में कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है। तो माइटोसिस में, है ना, तो जो ग्रोथ में जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। अब हम ये डायग्राम से समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो माइटोसिस है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं। कितने बनते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है। और जो अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, चार सेल बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं, चार सेल बनते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो सेल डिवीजन है, ठीक है, सेल डिवीजन में दो फेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेस, ठीक है। सेल डिवीजन में दो फेस होते हैं, इंटरफेस और एम फेस। एम फेस में फिर फर्दर फेस होते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस और टेलोफेस, ठीक है। अब आप बस आपको इतना ध्यान रखना है
ठीक है, कि किसी ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ हो रही है, तो जो ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस की वजह से हो रही है या मियोसिस की वजह से। तो ग्रोथ जो हो रही है वो माइटोसिस की वजह से हो रही है, और जो माइटोसिस है उसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और जो मियोसिस है उसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है बस। अब ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछते ही हैं। ठीक है, कि जो माइटोसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और जो मियोसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशनल मीन्स क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल में होती है। ठीक है, जो माइटोसिस है डिप्लॉयड सेल में होती है, तो डिप्लॉयड सेल में होती है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिप्लॉयड ही रहता है। जो माइटोसिस है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिप्लॉयड है, और उसमें जो माइटोसिस हो रही है तो वो जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो डिप्लॉयड ही रहेगा। ठीक है, इक्वल ही रहता है जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और मियोसिस में, जो मियोसिस है वो डिप्लॉयड सेल में होती है, और ये डिप्लॉयड सेल को क्या कर देती है, हैप्लॉयड कर देती है, 2n को क्या कर देती है, n कर देती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन मीन्स कम करना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। ठीक है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर ये डिप्लॉयड में हो रही है तो सेल डिप्लॉयड ही रहेगा, जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो डिप्लॉयड ही रहेंगे, और जो हैप्लॉयड सेल है तो हैप्लॉयड ही रहेगा। बट मियोसिस जो है वो डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और इन माइटोसिस में फ्रॉम सिंगल सेल 2 सेल बनते हैं, और मियोसिस में सिंगल सेल से 4 सेल बनते हैं। और जो माइटोसिस है, ठीक है, ये सिंगल स्टेज होती है माइटोसिस में। ठीक है, और जो मियोसिस है, मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।